स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बेचू काशी अड्डा पर। आज हम भारतीय भूगोल में नदियों के टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि प्रायद्वीप पठार समाप्त हो चुका है और भाबर और खादर वाला जो हमने वीडियो था, पिछले वीडियो हमने आपको दिया था भाबर और खादर प्रदेश के बारे में। उसके बाद अब नदियों को स्टार्ट करेंगे, तो जो कि बहुत दिन से इंतजार भी आपको था कि नदियों वाला चैप्टर स्टार्ट किया जाए। और नदियों को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि देखा जाता है कि भूगोल में, भारतीय भूगोल में जो प्रश्न यहाँ से अमूमन बहुत सारे एग्जामों बनते हैं, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम हो। छोटा एग्जाम कहने का मतलब चाहे वो कोई ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का कोई एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम में हो, चाहे मेंस में हो, नदियों के चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो नदियों को समझना बहुत जरूरी है। और अगर याद करने की दृष्टि से देखा जाएगा तो मैंने आपको पहले ही जब भारतीय भूगोल श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी तभी बोला था कि हम याद करने पे बल नहीं देंगे, हम समझने पे बल देंगे कि चीजों को कैसे समझा जाए। समझने के बाद चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। एक दो बार जहां मैपिंग करेंगे, भारतीय भूगोल या कोई भी ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो उसमें मैपिंग बहुत जरूरी है। मैप, आप अगर दिमाग में आपके मैप बैठा हुआ है तो सारी चीजें आपको ऐसे ही कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैप के अनुसार पूरा नदियों को। तो जब नदियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नदियों को हम, जो भारत की नदियां हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं मतलब एक तो हो गई हिमालयी नदियां, दूसरी प्रायद्वीप पठार की नदियां। यानी हिमालयी नदियां जो हिमालय की तरफ से निकलती हैं होते हुए और देशों में जाती हैं, और ये जो प्रायद्वीप पठार से नदियां निकलती हैं। तो नदियों को समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीप पठार की नदियां। ठीक है, अब पहले हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रायद्वीप पठार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम हिमालयी नदियों को देखते हैं, जब हिमालयी नदियों के बारे में बात करते हैं, तो हिमालयी नदियों को समझने के लिए सबसे पहले हम उसको, हिमालयी नदियों को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी नदियां वो हैं? सिंधु नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। इन तीनों नदियों को हम अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसको भी देखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे मैप के द्वारा। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, मुख्य रूप से वो सिंधु नदी पे ही डिपेंड है। आज हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर गंगा नदी, फिर उसके ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों नदियों देखने के बाद तो हमारा जो है हिमालय नदी पे पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा नदियों के बारे में, हिमालयी नदियों के बारे में। उसके तत्पश्चात हम देखेंगे प्रायद्वीप पठार की नदियों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे हिमालयी नदियां। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र पढ़ने से पहले, यानी इंडस रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले, हम जानते हैं कि कुछ पूर्ववर्ती नदियां भी, कभी आप जैसे पिछले वीडियो मैंने पढ़ा था हिमालय के बारे में, तो मैंने बोला पूर्ववर्ती नदियां, वहां पे एक वर्ड आया था पूर्ववर्ती नदियां। तो एक दिमाग में रहता है कि भाई पूर्ववर्ती नदियां क्या थी। पूर्ववर्ती नदियां कुछ और नहीं, पूर्ववर्ती नदियां कहने का मतलब यह था कि जब हिमालय के उत्थान के पहले, ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान के पहले भी बहती थी, उनको हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां यानी पूर्ववर्ती नदियां। जब पूर्ववर्ती नदियों की बात करेंगे तो कौन सी नदियां होंगी? पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होंगी जो कि हिमालय के उत्थान से पहले, हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी। जो कि ऐसी नदियां जो कि हिमालय के उत्थान के पहले से बहती थी और अपना जल कहाँ गिराती थी? मैंने बताया था आपको, जब हिमालय के जगह पे कौन सा चीज पहले था, कौन सा सागर था? हिमालय के स्थान में पहले टेथिस सागर था। तो पूर्ववर्ती नदियां वह नदियां थी जो कि हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी, मानसरोवर झील से भी निकलती थी और अपना जल कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में। अपना जल कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में। तो इस नदियों को बोला था, इन नदियों को बोला था पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे देखते हैं पूर्ववर्ती नदियां है कौन कौन सी। पूर्ववर्ती नदियां हम देखेंगे इससे पहले सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक, तो ये मुख्य रूप से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या हो गया कि इनका उत्थान, मतलब ये जो नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले भी बहती थी। ठीक है, बहुत पुरानी नदियां हैं ये, और अपना जल कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में गिराती थी। ठीक है, तो इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है, मतलब पूर्ववर्ती नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। आइए आगे बढ़ते हैं अपने आज मुख्य टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम।
सिंधु नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। मैंने इसलिए पहले डायग्राम बना लिया कि बहुत ज्यादा समय ना लगे सर आपको समझाने में। तो सिंधु नदी तंत्र में पहले देखते हैं कि जो सिंधु नदी है वो निकलती कहाँ से है। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां इसमें आगे मिलती हैं, कौन सी नदियां कहाँ मिलती हैं, सिंधु नदी तंत्र किन किन देशों से बहता है, कितने देशों से बहता है, सब देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ये जो मैंने बताया था इधर का पोर्शन क्या था, तिब्बत वाला एरिया। तिब्बत जिसपे चीन का ही अधिकार है, इसके ऊपर चीन है, तो तिब्बत वाला जो एरिया है जिसपे चीन का अधिकार है, चाहे तिब्बत का है या चीन का है, जब तिब्बत पे अधिकार चीन का हो गया तो चीन में ही आ गया हो। तो जो तिब्बत वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे एक ग्लेशियर है, यानी ये जानी कौन सी श्रेणी है। मैंने आपको बताया था हिमालय वाला जो चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था आपको कि ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम यहाँ पे, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर एक कैलाश श्रेणी थी। तो जो कैलाश श्रेणी थी यानी कैलाश रेंज में ही यहाँ पे एक ग्लेशियर है। कैलाश रेंज में ही मानसरोवर झील, जहाँ मानसरोवर यात्रा होती है लोगों को, मैंने बताया था कि मानसरोवर यात्रा लोग जाते हैं करने, हिंदू धर्म बहुत बड़ा महत्व है उसका। तो जो कैलाश रेंज में ही एक मानसरोवर झील के पास चेमा युगडुंग ग्लेशियर है, देखिए रेड कलर दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला भाग, यानी ये वाला भाग ऊपर वाला, यानी यह वाला भाग ऊपर वाला, यह हो गया आपका चेमा युगडुंग ग्लेशियर। सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि जो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, यानी सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से है। जो उसका ओरिजिन है यह कहलाएगा आपका चेमा युगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमा युगडुंग ग्लेशियर, सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वह कहां से है, चेमा युगडुंग ग्लेशियर, देखिए यही है ना, यहां से चेमा युगडुंग ग्लेशियर है, यही सिंधु नदी निकल रही है। चेमा युगडुंग ग्लेशियर अगर पर्टिकुलर कोई स्थान का नाम पूछेगा कि तिब्बत के जो मानसरोवर झील के पास से जहां चेमा युगडुंग ग्लेशियर वहां से जो सिंधु नदी निकलती है, उस स्थान का नाम होता है, पर्टिकुलर स्थान का नाम अगर पूछेगा तो उस स्थान का नाम है बोखरचू, ठीक है, बोखरचू। यानी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कैलाश श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के पास चेमा युगडुंग ग्लेशियर पे स्थित एक जगह है बोखरचू, वहीं से सिंधु नदी के ओरिजिन होता है। सिंधु नदी वहीं से उद्गम होता है सिंधु नदी का, सिंधु नदी वहां से निकलती है, फिर यहाँ पे प्रवेश करती है। कहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे यहाँ से तिब्बत वाले रेंज से आके कहाँ आ रही है, चेमा युगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए यहाँ आगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया है। इधर पूरा जो मैंने लाइन बना रखा है इसलिए कि ये पीओके का एरिया दिखाने के लिए कि ये पीओके वाला भाग है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान का इसमें कब्जा है। तो पीओके वाले एरिया में देखिए कैसे जा रही है, चेमा युगडुंग ग्लेशियर से निकली सिंधु नदी, इसके बाद जम्मू प्रवेश की। तो एक प्रश्न बनता है कि तिब्बत से जब सिंधु नदी निकलती है, तिब्बत के चेमा युगडुंग ग्लेशियर से जब सिंधु नदी निकलती है, तो भारत में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है, भारत में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो जो यह स्थान है यानी ये वाला स्थान, यह वाला स्थान, इसको बोलेंगे हम लोग दम चौक, ठीक है। यानी चेमा युगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकल के जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो जो उसका एंट्री पॉइंट होता है सिंधु नदी का, भारत में जो एंट्री पॉइंट होता है वह कहलाता है जम्मू कश्मीर के दम चौक से एंट्री करती है, जम्मू कश्मीर के दम चौक से एंट्री करती है। और जो उसका एग्जिट पॉइंट है, देखिए यहां से बाहर गई, पाकिस्तान चली गई, यहां से जो उसका एग्जिट पॉइंट है वह कहलाता है चिल्लास, ठीक है, चिल्लास कहलाता है वो। तो जो एंट्री पॉइंट है वह दम चौक है, एंट्री पॉइंट दम चौक,
और जो एग्जिट पॉइंट है वह चिल्लास है। ठीक है, सिंधु नदी चेमायुडू ग्लेशियर से जब निकलती है तो भारत में जब एंट्री पॉइंट कर जब एंटर करती है, जो इसका एंट्री पॉइंट है वह दम चौक कहलाता है जम्मू कश्मीर में। और जो भारत से जब पाकिस्तान चली जाती है, भारत से जब पाकिस्तान चली जाती है, यानी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे लेते हैं इसको, यूके भी हमारा ही है। तो जो यहाँ पे जो उसका एग्जिट पॉइंट है वह कहलाता है चिल्लास, यहाँ पे होगा चिल्लास कहलाएगा। ठीक, चिल्लास यानी दम चौक से एंट्री करती है और चिल्लास से एग्जिट कर देती है सिंधु नदी। ठीक है, फिर उसके बाद चलाती है पाकिस्तान प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में चली आती है। ठीक, ये देखिए सिंधु नदी हो गया। अब ये देखिए सिंधु नदी के ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी बनाई है, एक नीचे बनाई है, ये क्या है? यह है लद्दाख और जास्कर श्रेणी। मैंने ट्रांस वाले बताया था आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी इधर था नीचे, और सबसे जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर ऊपर काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी मैंने नहीं बनाया है, समझाने के लिए आपको लद्दाख श्रेणी बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी जो यह है, जो लद्दाख श्रेणी है, तो यहां देख रहे हैं सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में बह रही है। जो सिंधु नदी है वह लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में बह रही है। ठीक है, बहते हुए फिर यह आगे बढ़ रही है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहते हुए आगे बढ़ रही है। देखिए ऊपर देखिए, यह दो नदियां और आ रही है। जो ब्लू कलर की लाइन है, जो ब्लू कलर की लाइन है वो नदियों को दर्शा रहा है। रेड कलर की लाइन जो है, रेड कलर की जो लाइन है वह ग्लेशियर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जो देखिए सिंधु नदी चली गई ऊपर, उसके ऊपर देखिए एक नदी और यहाँ पे है, एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई। तो उसके जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं, जो बड़ा रेड लाइन है, जो बड़ा वाला रेड है उसको हम लोग बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है उसको सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। और जो उसके आगे छोटा सा एक रेड है, जो छोटा सा रेड लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं रीमो ग्लेशियर। ठीक, यानी जो बड़ा वाला रेड लाइट है, रेड बना हुआ है, उसको सियाचिन ग्लेशियर बोलेंगे, छोटे वाले को हम रीमो ग्लेशियर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से प्रश्न बनता है कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। यहां देख रहे हैं आप, सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकली है, एक रीमो ग्लेशियर से नदी निकली हुई है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर जो नदी निकलती है उसको हम बोलते हैं नुब्रा नदी। ये जो नदी है वो कौन सी नदी कहलाएगी? नुब्रा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, नुब्रा नदी। ठीक है, और जो रीमो ग्लेशियर से नदी निकल रही है, जो रीमो ग्लेशियर नदी निकली वो क्या कहलाएगी? श्योक नदी। श्योक नदी। ठीक, रीमो ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? श्योक नदी निकल रही है। और सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? वह नुब्रा नदी निकल रही है। एक चीज और देखिए कि इसी के जस्ट ऊपर, यानी यहाँ पे ये वाला श्रेणी क्या कहलाएगा? काराकोरम श्रेणी कहलाएगी। ऐसे हो गया, यह काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया और जास्कर श्रेणी। तो जो श्योक नदी है वह काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है, और सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बह रही है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुत हौच पौच हो जा रहा है। सबसे ऊपर जो वहां बना हुआ है यह सियाचिन ग्लेशियर हो गया। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी नदी निकल रही है? नुब्रा नदी निकल रही है, ये नुब्रा नदी हो गई। रीमो ग्लेशियर कौन सी नदी निकल रही है? वह श्योक नदी निकल रही है। यानी नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी यहां से बहते हुए जा रही है, श्योक नदी आगे मिल जा रही है इसमें सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? श्योक नदी। श्योक नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? नुब्रा नदी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां से एक प्रश्न और बनता है, जो रीमो ग्लेशियर है वह सियाचिन ग्लेशियर की उसको जीभ कहा जाता है। रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर का जीभ कहा जाता है, यानी टंग। रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर का जीभ भी कहा जाता है। प्रश्न कभी बनता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर का जीभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो
मैंने आपको बताया कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, रिमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है। आगे कहाँ मिलती है? यहाँ सिंधु नदी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर एरिया में। चलिए और नीचे आते हैं हम लोग। देखिए और जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक नदी इधर से आई है, यहाँ पे देखिए नदी यहाँ से बहते हुए यहाँ आके मिल जा रही है नीचे। यह नदी कौन सी, इसका सोचते हैं पहले। तो ये जो रेड वाला एरिया है, दोनों जो रेड वाला है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी नाग। वेरी नाग बोलते हैं हम लोग। इसको बोलेंगे हम लोग वेरी नाग। यह वेरी नाग झील है, कहीं कहीं किताबों में इसमें शेषनाग झील भी दिया जाता है नाम, कि वेरी नाग के पास शेषनाग झील है। शेषनाग झील भी कहीं लिखा मिल जाएगा आपको कुछ किताबों में, कुछ किताबों में आपको वेरी नाग भी मिलेगा। तो वेरी नाग और शेषनाग कंफ्यूज मत होइएगा। तो वेरी नाग झील से एक नदी निकलती है, वेरी नाग झील। यह वेरी नाग क्या है? वेरी नाग झील है। वेरी नाग एक लेक है, झील है, वहां से एक नदी निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं झेलम नदी। ठीक है, जो ग्रीन, जो ब्लू वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग झेलम नदी। क्या है? झेलम, झेलम नदी, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं उसको। सिंधु नदी हो गया है, या नुब्रा नदी हो गई, या श्योक नदी हो गई, आगे मिल गई सिंधु नदी में। सिंधु नदी जा रही है, डायरेक्शन बता दिया मैंने। ये देखिए वेरी नाग झील है, जो रेड वाला एरिया है, जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये रेड वाला, इसको बोलते हैं हम लोग वेरी नाग झील। वेरी नाग झील से झेलम नदी निकल रही है। झेलम नदी निकलते हुए आती है नीचे तरफ, दक्षिण तरफ बहेगी, फिर आगे ऊपर जाएगी, मिलती है किसमें? उलट झील में। दूसरा जो रेड वाला एरिया है उसको बोलेंगे हम लोग उलट झील। इसको बोलेंगे हम लोग उलट झील। उलट झील, उलट झील यानी ये वाला एरिया, ठीक है। वेरी नाग झील के बगल में उलट झील हो गया। वेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? वेरी नाग झील से। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वेरी नाग झील से होता है। वेरी नाग से निकल कर झेलम नदी जाके उलर नदी में मिल जाती है। उलर नदी में मिलते हुए उलर नदी जाके मिल जाएगी। उलर झील जो है, जब उलर झील में जाके मिल जाएगी झेलम नदी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ, ये देख रहे हैं, ये भारत, ये वाला एरिया यहाँ से देखिएगा, दिखा रहा हूँ, ये जो भारत वाला एरिया है, सीमा है, यहाँ पे भारत पाकिस्तान की सीमा है। भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ झेलम नदी बहते हुए दक्षिण की तरफ, फिर आके नीचे पाकिस्तान तक चले जाएगी। मतलब कुछ दूर तक वो भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है, ठीक है। तो देखिएगा कि वेरी नाग झील से क्या निकल रहा है, कौन सी निकल रही है? झेलम नदी निकल रही है। किधर जा रही है? उलर झील जाके मिल जा रही है। उलर झील में जाके झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहते हुए फिर दक्षिण में जाके पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। इतना हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। इधर हो गया, इधर देखिए नीचे आइए, इधर आइए। ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, या हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, या पंजाब हो गया। मैप देखिए, मैप में आप राज्यों की स्थिति जरूर ध्यान रखिएगा। इंडिया का मैप ले लीजिए, उसमें राज्यों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे कौन से राज्य की स्थिति है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मुख्य रूप से तीन राज्यों में ही ये नदियां तीनों बहती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें। हिमाचल प्रदेश देखिए, 2 रेड स्पॉट मैंने बना रखा है। हिमाचल प्रदेश में मैंने ऊपर 2 रेड स्पॉट बनाया है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये दोनों रेड स्पॉट जो है बारालाचा दर्रा के पास है। बारालाचा दर्रा इसको बोलते हैं हम लोग। जब दर्रा चक्कर हम लोग पढ़े थे इसको बोलेंगे बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा बोलेंगे इसको। यह दोनों जो स्थित है बारालाचा दर्रे पे स्थित है। यहां देखिए 2 नदी निकल रही है, एक नदी इधर और एक नदी इधर। 2 रेड स्पॉट है यहाँ पे। बारालाचा दर्रे से 2 नदियां निकलती है अलग अलग जगह से। वो दोनों नदियों का नाम क्या? एक का नाम है चंद्रा, दूसरा का नदी का नाम है भागा। यानी जो ऊपर वाली नदी है, इधर वाली पश्चिम जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रा। इधर जो नदी है उसको बोलते हैं हम लोग भागा।
ठीक, यानी चंद्रा और भागा दो नदियां निकलती हैं बारालाचला दर्रे से, फिर एक जगह जाके मिल जाती हैं। बारालाचला दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा, फिर हिमाचल प्रदेश में एक जगह पे जाके मिलती हैं और चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। यानी चंद्रा और भागा नदी मिलकर ही किसका निर्माण करती हैं? चिनाब नदी का। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं चिनाब, ये हो गया चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। यानी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। बारालाचला दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा, और हिमाचल प्रदेश में ही जाकर दोनों नदियां एक जगह मिल जाती हैं। उसके बाद यह एक नदी का निर्माण करती है, जिस नदी को हम लोग बोलते हैं चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी यही हिमाचल प्रदेश में मिलकर दो नदियों से, फिर दो धाराओं से मिलकर आती है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए, देखिए हिमाचल प्रदेश ऊपर जा रही है, जम्मू कश्मीर बढ़ते हुए चली गई फिर पाकिस्तान, मतलब पंजाब नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकली, लेकिन पंजाब नहीं आई, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान आ गई। ठीक है, ऊपर झेलम नदी आ गई, ऊपर चिनाब नदी। तो एक प्रश्न बनेगा कि झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी यहाँ जा रही है ना, ऊपर से कौन सी नदी आके मिल जा रही है इसमें? झेलम नदी। चिनाब नदी में ही ऊपर से झेलम नदी आके मिल गई, तो झेलम नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। आइए और नीचे चलते हैं उसके। देखिए दो रेड स्पॉट आपको नीचे और दिख रहे होंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रोहतांग दर्रा। मैं नीचे लिख दे रहा हूं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। यह रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है, रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं रावी नदी। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं रावी नदी। ये हो गई रावी नदी, ठीक है। ऊपर चिनाब हो गई, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, बारालाचला दर्रे से निकल रही है। किन दो धाराओं से मिलकर चिनाब नदी बन रही? चंद्रा और भागा। इन दो धाराओं से मिलकर चिनाब नदी का निर्माण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में दोनों धाराएं मिलती हैं और चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहते हुए, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से आती है पंजाब, ये वाला पंजाब में रहता पंजाब एरिया है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में रावी नदी आती है, उसके बाद तब पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान जाकर यह भी फिर चिनाब नदी मिल जाती है। यानी ऊपर झेलम देखिए चिनाब में मिल गई, फिर चिनाब में जाकर रावी मिल गई, ठीक है। इसके अंदर बगल में देखिए एक और रेड स्पॉट है, जो यह वाला रेड स्पॉट है उसको हम लोग बोलेंगे, यह रोहतांग दर्रे में ही स्थित है। यानी जो रावी नदी रोहतांग दर्रे पे है, तो रोहतांग दर्रा थोड़ा बड़ा होगा, तो रोहतांग दर्रा जो है ये बड़ा होगा ना। रोहतांग दर्रे में ही एक जगह स्थित है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्यास कुंड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यास कुंड। ब्यास यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड। रोहतांग दर्रे के पूर्व में ब्यास कुंड जगह स्थित है, रोहतांग दर्रे के पास ही स्थित है, ब्यास कुंड जगह है। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ब्यास नदी। ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी। यानी ये ऊपर नदी कौन सी हो गई? ब्यास, ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकली, फिर आके यहाँ चली गई पंजाब में, पंजाब में आ गई। अब एक नदी और देखिए, उसके बाद एक नदी देखिए, यहाँ से एक नदी और बहते हुए हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए यहाँ आ गई, फिर इधर आके मिल जाएगी इधर सिंधु नदी में। लास्ट नदी देखते हैं कौन सी है। यह नदी जो है इसको हम लोग कहेंगे सतलज नदी, इसको हम लोग बोलेंगे सतलज, सतलज या सतलुज बोलते हैं, सतलुज नदी, ठीक है। सतलुज नदी का जो उद्गम है कहां से हो रहा है? जो सतलुज नदी है, देखिए यह चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकल रहा है, उसी के दक्षिणतम पार्ट में सतलुज नदी का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, वह होगा आपका राक्षस ताल से। राक्षस ताल, राक्षस ताल ग्लेशियर,
सतलुज नदी का जो उद्गम है वह राक्षसताल ग्लेशियर से हो रहा है, जिसको राक्षसताल बोलते हैं या राकसताल भी बोलते हैं। राक्षसताल या राकसताल ग्लेशियर है ये वाला, ठीक है। ऊपर चेमायुगुन ग्लेशियर से सिंधु नदी निकल रही है और नीचे राकसताल से या राक्षसताल ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? सतलुज नदी निकल रही है। सतलुज नदी निकलने के बाद देखिए यहाँ आ रहा है एक दर्रा बना है, मैंने ग्रीन कलर में एक दर्रा का निर्माण किया है मैंने। उस दर्रे का नाम है शिवकिला दर्रा। इस दर्रे को बोलते हैं हम लोग शिवकिला दर्रा, जो ग्रीन कलर से बना है मैंने, इसको बोलेंगे शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा दर्रों वाले चैप्टर में और ग्लेशियर वाले चैप्टर में सब बता चुका हूं आपको, वहां से भी आप जाके एक बार वहां से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आया है बताना जरूरी है। शिवकिला दर्रा यहाँ पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां निकल रही हैं? चिनाब नदी निकली हिमाचल प्रदेश से, रावी नदी भी निकली हिमाचल प्रदेश से और ब्यास नदी भी निकली हिमाचल प्रदेश से। 3 नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। एक नदी झेलम नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से मतलब हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी यहाँ पे क्रॉस कर रही है इसको, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से सतलुज नदी निकल रही है। निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो जो हिमाचल प्रदेश जब प्रवेश करेगी तो कहां से करेगी? जो वाला पॉइंट हो क्या कहलाएगा? शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रे के पास से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में या भारत में प्रवेश करेगी शिवकिला दर्रे से। और शिवकिला दर्रा से जब पास करेगी तो शिवकिला दर्रे के पास ही शिवकिला गाज का निर्माण करेगी। भारत में 3 नदियां मैंने आपको साथ बताया भी था। सिंधु नदी यहां से जब आती है चिल्लास के पास से जब दक्षिण घूमती पाकिस्तान की तरफ, तो ऊपर वो क्या करती है? सिंधु गाज का निर्माण करती है। सिंधु गाज का निर्माण करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बताया आपको सतलुज नदी जब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे के पास, यानी सतलुज नदी शिवकिला दर्रे के पास शिवकिला गाज का निर्माण करेगी। शिवकिला गाज का निर्माण करेगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग एक उधर ब्रह्मपुत्र की जब बात आएगी, मैं अभी बता ही दे रहा हूँ यहीं पे, जब पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक वहां भी बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जान लीजिए इसको इधर। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करेगी? मैंने आपको बताया था कि जब हिमालय जब घूमता है म्यांमार की तरफ, तो वहां पे दिहंग गाज, ब्रह्मपुत्र नदी को हिमाचल प्रदेश में दिहंग नदी बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करेगी? दिहंग गाज का निर्माण करेगी। दिहंग गाज, ठीक, दिहंग गाज का निर्माण करेगी। तो कहने का मतलब सतलुज नदी राकसताल ग्लेशियर से निकलकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे के पास से, जहां पे वह शिवकिला गाज का निर्माण करती है। फिर हिमाचल प्रदेश होते हुए चले जाती है वह पंजाब में। देखिए पंजाब में बहते हुए आई ना, पंजाब में आती है तो पंजाब में ब्यास नदी आके सतलुज नदी से मिल जाती है। पंजाब में ये मिल रही है ना, पंजाब में नदी आई बह के यहाँ पे ब्यास नदी आके सतलुज नदी में मिल गई। तो कहाँ मिलती जगह क्या है? पंजाब में एक जगह है कपूरथला। पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक जगह पे, हरिके जो सतलुज नदी है, अरे जो ब्यास नदी है वो सतलुज नदी से पंजाब के कपूरथला में स्थित हरिके नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। यानी ब्यास नदी सतलुज नदी कहाँ मिलती है? पंजाब में कपूरथला में स्थित, कपूरथला के पास स्थित एक हरिके नामक जगह है, वहीं पे आके ब्यास नदी सतलुज नदी से मिल जाती है। तो जो हरिके नामक जगह है वहीं पे क्या हुआ है? हरिके बैराज का निर्माण हुआ है। बैराज मतलब डैम, हरिके बैराज का निर्माण हुआ है। हरिके बैराज का निर्माण कहाँ हुआ है? पंजाब में। कौन सी नदी पे बना हुआ है? ब्यास नदी और सतलुज नदी के जहां मिलती है वहीं पे हरिके बैराज का निर्माण हुआ है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी कैनाल या नहर कह सकते हैं। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी कैनाल या नहर निकलता है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब में।
इसके बाद देखिए ये नदी, दोनों नदियां मतलब ब्यास नदी सतलज नदी मिल गई, सतलज नदी आगे बढ़ेगी, चली जाएगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके इधर देखिए ये नदी यहाँ आ गई, और ऊपर से जो नदियां आ गई हैं, झेलम नदी, चिलान नदी और रावी नदी ऊपर आ रही मिलके, वो भी नदियां आगे सब नदियां यहीं पे आके मिल जाती है पाकिस्तान में। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ये सारी नदियां सिंधु नदी से कहाँ मिलती हैं। यह सारी नदियां सिंधु नदी में, पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, मिथनकोट या बोलते हैं या मिठानकोट बोलते हैं, मिथनकोट, मिथनकोट कहीं लिखा मिलेगा कि मिठानकोट मिल जाएगा। मिथनकोट पाकिस्तान के मिथनकोट में मिलती हैं आके, ठीक है। पाकिस्तान के मिठानकोट में सारी नदियां आके सिंधु नदी से आके मिल जाती हैं। फिर सिंधु नदी दक्षिणी तरफ बहते हुए कराची से लास्ट में अरब सागर में जाके अपना जल गिराती है, वहीं पे सिंधु नदी का अंत होता है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे नीचे। तो इतना देखिए इंपॉर्टेंट था यहाँ से नदियों के बारे में। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, गौर करिए कि दो नदियां यहाँ से, यानी नुब्रा नदी और श्योक नदी उसके दाहिने तट पे मिल रही है, मतलब ये नदी बहते हुए आ रही है तो उसका दाएं तट हुआ, तो दो नदियां उधर दाहिने तट पे मिल रही है, बाकी सब की सब नदियां उसके बाएं तट पे मिल रही है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब नदियां उसके बाएं तट पे मिल रही है सिंधु नदी के। सिंधु नदी के दाएं तट पे कौन सी नदी मिल रही है? नुब्रा और श्योक नदी मिल रही है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट नदियां और यहाँ पे है। मैंने बोला था हिमालय को पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर अफगानिस्तान की बात करें, हिमालय का नाम अफगानिस्तान में, तो वहां पे उसको हम लोग अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में हिमालय का हम लोग सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। तो हिंदू कुश के पर्वत से एक नदी निकलती है, हिंदू कुश पर्वत मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है और आके मिल जाती है सिंधु नदी में। जब भी दाहिने तट पे मिल रही है सिंधु नदी के, तो अफगानिस्तान में स्थित जो हिमालय पर्वत है, जिसको वहां पे सुलेमान पर्वत कहा जाता है, अरे हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं काबुल नदी, काबुल नदी, ठीक है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं काबुल नदी। काबुल नदी बहते हुए आती है और सिंधु नदी के दाहिने तट पर आकर मिल जाती है, अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। मतलब सिंधु नदी के दाहिने तट पे मिलने नदी कौन सी हो गई? काबुल नदी। ये कहां से निकलती है? हिंदू कुश पर्वत से। फिर उसके नीचे देखिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्थित है एक पर्वत, हिमालय को जो बोला जाता है, क्या बोलते हैं हिमालय को पाकिस्तान में? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत से भी एक नदी निकलती है, सुलेमान पर्वत से भी एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग गोमल नदी। गोमल नदी पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से निकलती है और आके सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिल जाती है। तो इतनी सहायक नदियां हैं उसकी, सिंधु नदी की, ठीक है। जो टसरी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, इतनी सहायक नदियां कुल हो गई हैं। मैं एक बार 2 मिनट इसका आपको रिवाइज थोड़ा सा करवा दे रहा हूँ, जहां पे थोड़ा हाथ पास होगा आपको समझ में आ जाएगा। सिंधु नदी कहां से निकलती है? देखिए यहाँ पे चेमायुडुंग, ये तिब्बत का पोर्शन है पूरा जिसमें चीन का कब्जा है। यहीं पे चेमायुडुंग ग्लेशियर है, चेमायुडुंग ग्लेशियर सिंधु नदी निकली, फिर भारत में प्रवेश की। भारत में सिंधु नदी का जो एंट्री पॉइंट था उसे हम लोग बोलते हैं दम चौक से एंट्री करते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहते हुए सीधे जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाएगी, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट दम चौक कहलाया, जो एग्जिट पॉइंट क्या कहलाएगा? चिल्लास कहलाएगा। एंट्री पॉइंट दम चौक और एग्जिट पॉइंट सिंधु नदी का क्या कहेगा? चिल्लास कहलाएगा। सिंधु नदी में के उत्तर में ही 2 नदियां, एक नदी है श्योक नदी, दूसरी नदी है नुब्रा नदी। श्योक नदी कहां से निकलती है? श्योक नदी रिमो ग्लेशियर से निकलती है, और जो नुब्रा नदी है वह निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। रिमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर का जीव भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से ये आगे मिल गई इसमें सिंधु नदी में, फिर सिंधु नदी ऊपर से पाकिस्तान चली गई। उसके नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, 2 धाराएं हैं नदियों की, एक चंद्रा और भागा। ये कहां से निकलती हैं? बारालाचला दर्रे के पास से, बारालाचला दर्रे से 2 धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा, और दोनों हिमाचल प्रदेश में एक जगह मिल जाती हैं और मिलकर दोनों धाराएं चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। दोनों धाराएं मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। फिर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर होते हुए आकर
इधर झेलम नदी में, यानी झेलम नदी आगे चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में एक यहाँ पे एक दर्रा है जो रेड कलर का मैंने बनाया था, आपको बताया था मैंने, इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से नदी निकल रही है जिसको बोलते हैं रावी नदी। वह हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए आगे सिंधु यहाँ पे मिल जाती है, चिनाब वाले में चिनाब नदी मिल जाएगी। उसके आगे एक ब्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास ही, ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्यास नदी। ब्यास नदी आके यहाँ पे पंजाब में हरिके नामक जगह पर सतलज नदी से मिल जाती है। वहीं पे हरिके बैराज है जहां से इंदिरा गांधी नहर या कैनाल निकला हुआ है। सतलज नदी राक्षसताल जिसको बोलते हैं ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत के। फिर यहाँ पे देखिए शिव किला दर्रे के पास से होते हुए हिमाचल प्रदेश प्रवेश करती है। यहीं पे शिव किला घाट का निर्माण करती है। हिमाचल प्रदेश होते हुए फिर पंजाब चली जाती है। पंजाब से होते हुए फिर चली जाती है पाकिस्तान। यह सारी नदियां सिंधु नदी से पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। यह सारी नदियां सिंधु नदी से पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। इन सारी नदियों को पंजाब में पंचरथ के नाम से भी जाना जाता है। इन सारी नदियों को पंजाब में पंचरथ के नाम से भी जाना जाता है। यही सारी नदियां जो है सिंधु नदी से पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं, ठीक है। जान लीजिए कि ब्यास नदी का जो पुराना नाम था, ब्यास नदी का पुराना नाम उसको हम लोग बिपाशा बोलते थे, बिपाशा, ठीक है। बताया आपको कि ब्यास नदी का जो पुराना नाम था वह बिपाशा था। ब्यास नदी का जो पुराना नाम था वह बिपाशा था। और जो रावी नदी को हम लोग इरावती बोलते थे। रावी नदी का जो पुराना नाम था वह इरावती था। रावी नदी का जो पुराना नाम था वह इरावती था, ठीक है। चिनाब नदी का नाम था अस्किनी। चिनाब नदी का नाम था वो क्या था? अस्किनी। रावी नदी का जो पुराना नाम था वह इरावती था। चिनाब नदी का नाम जो पुराना नाम था वह था अस्किनी, ठीक है। और झेलम नदी को वितस्ता बोलते थे। झेलम नदी को वितस्ता बोलते थे, वितस्ता। यह सब नदियों का पुराना नाम है। अमूमन प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पुराना नाम भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और बल्कि समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छा याद रहेगा। रावी नदी इरावती नदी पुराना नाम था। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी था। झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। और ब्यास का मैंने आपको बता ही दिया कि ब्यास नदी का पुराना नाम था वह बिपाशा था, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज देखिएगा कि सिंधु नदी विवाद जो था, पानी को लेकर बंटवारा हर देश में, हर राज्यों में विवाद होता रहता है, हर देशों में विवाद होता रहता है, ठीक है। तो जो सिंधु नदी को लेकर भी विवाद था हमारे यहाँ, जो उसकी सहायक नदियां थी, या सिंधु नदी को लेकर भी विवाद हमारे और पाकिस्तान में था, ठीक है। वैसे विवाद चलता रहता है। तो जो सिंधु नदी विवाद है, सिंधु नदी विवाद को 1960 में प्रश्न बनता, सिंधु नदी विवाद का हल कब हुआ? तो 1960 में, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा डेट, सिंधु नदी विवाद 1960 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उधर पाकिस्तान की तरफ कौन था? अयूब खान, ठीक है। सिंधु नदी विवाद 1960 में हल हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उधर पाकिस्तान में अयूब खान थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि जो विवाद का हल हुआ किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। विश्व बैंक के द्वारा हल किया गया था। उसमें हल क्या किया गया कि जो पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, ठीक है, पाकिस्तान में। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया तो पाकिस्तान में भारत में कौन सा नदी? रावी, ब्यास
सतलज, ठीक है। सिंधु नदी पाकिस्तान में, यहाँ बना दे रहा हूँ, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो सिंधु नदी जो विवाद का जो हल हुआ 1960 में हुआ, किसके द्वारा किया हुआ? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा हुआ। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के अयूब खान थे, ठीक है। तो उसमें जो समझौता हुआ वर्ल्ड विश्व बैंक द्वारा यह हुआ कि जो पाकिस्तान को 80% जल, 80 और 20 का रेशियो बना, यानी इन जो नदियों का है 80% जल इसको मिलेगा और भारत को 20%, और इधर इन नदियों में इसको 80% और पाकिस्तान को 20%। यानी जो समझौता 1960 में सिंधु नदी विवाद का समझौता हुआ विश्व बैंक द्वारा, उसमें यह कहा गया कि सिंधु झेलम चिनाब का 80% जल पाकिस्तान के रखेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। सिंधु झेलम चिनाब का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। बाकी रावी ब्यास सतलज का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। ये सिंधु जल समझौता था, सिंधु नदी समझौता था 1960 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, उसमें अयूब खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। समझौता इन दोनों के बीच में हुआ, विश्व बैंक द्वारा कराया गया 1960 में। और सिंधु झेलम चिनाब 80% जल पाकिस्तान रखेगा, 20% जल भारत यूज करेगा, और रावी ब्यास सतलज का जल 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। तो यह समझौता था, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ यह पूरा सिंधु नदी तंत्र समाप्त हुआ। इसके बाद फिर नए वीडियो में गंगा नदी तंत्र के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक इसको अच्छे से याद करते रहिए, समझते रहिए और नोट्स पे अच्छे से मैपिंग करते रहिए। मैपिंग से चीजें समझ में आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।